बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, एमसीक्यू एग्जाम होने वाली है, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। और जो 5 अगस्त को जो पीएसओसी का पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यू देखने वाले हैं। 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो आप पूरे के पूरा देखिए। आपकी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था, इनमें से 25 क्वेश्चन आए थे, मैंने डिस्कशन किया था क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन डिस्कशन किया था और 25 क्वेश्चन जीटीयू के एग्जाम में आए थे। तो आप पास होने के लिए आप 100 क्वेश्चन देखेंगे, मेरा पूरे के पूरे वीडियो आप देखेंगे तो डेम श्योर आप पास होने वाले। क्वेश्चन 1 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जीटीयू एग्जाम के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, लोअर देन द स्टेडी स्टेट लिमिट। कितनी होती है? लोअर देन द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट की जितनी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाय यूजिंग द विच कंपोनेंट कैन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द पावर सिस्टम बी इम्प्रूव? पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए सीरीज कैपेसिटर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द पावर थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट in the power system without the loss of the stability when the large and sudden disturbance occur। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी को ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, which among the following method is used improving the system stability? सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेथड यूज किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑल अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इंक्रीजिंग द सिस्टम वोल्टेज, रिड्यूसिंग द ट्रांसफर द रिएक्टेंस, यूजिंग द हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। तीनों की तीनों मेथड से आप सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जीटीयू जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली है इसके लिए। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट लिमिट? What is the steady state stability limit? The maximum flow of the power through the particular point in the power system without the loss of the stability when small disturbance होता है तो उसको steady state stability limit कहा जाता है। क्या कहा जाता है? steady state limit। आपको इतना ही याद रखना है, स्मॉल डिस्टर्बेंस, हाई डिस्टर्बेंस, ऐसा इतना याद रखना है। स्मॉल डिस्टर्बेंस इसमें होता है उसको स्टेडी स्टेट लिमिट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, which among these is the classification of the power system stability? All of the above। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। Which among this is a classification of the power system stability? Frequency stability, voltage stability और rotor angle stability। तीनों के तीनों स्टेबिलिटी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का पार्ट है, क्लासिफिकेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, the stability of the power system is not affected by the which among these? कौन से डिवाइस से, कौन से तरीके से पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता? तो कौन से इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ता? लाइन लॉसेस से पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरेटर रिएक्टर, एक्सटेंशन ऑफ द जनरेटर और ऑल ऑफ दिस, दोनों में से पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी में अफेक्ट पड़ता है और अफेक्ट नहीं पड़ता लाइन लॉसेस में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी? व्हाट इज द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी? क्वेश्चन 8 है, राइट आंसर ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू regain the state of the operating equilibrium point when the system subjected to any disturbance।
कोई भी थोड़ा भी कोई सिस्टम में डिस्टर्बेंस आएगा, इसको पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो पीएसओसी की एग्जाम होने वाली है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा और डिग्री के जो भी स्टूडेंट हो आप, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप डैम श्योर इनमें से आपकी एग्जाम में 25 जितने क्वेश्चन आएंगे और आप इस वीडियो देखकर जीटीयू की एग्जाम में पास हो सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। With the 100% inductive shunt compensation, the voltage profile is applied for the zero loading of the line. Right answer option number C. Zero loading of the line, 100% of the inductive shunt compensation in the voltage profile is applied for. ये शंट कंपेंसेशन क्यों यूज करते हैं पावर सिस्टम में, वो मैं डिस्कशन कर देता हूँ। शंट कंपेंसेशन इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको वोल्टेज मेंटेन करने के लिए शंट कंपेंसेशन यूज करते हैं। और शंट कंपेंसेशन यूज करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को भी यूज किया जाता है और शंट कैपेसिटर को भी यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, हर एक्सप्लेनेशन में डिस्कशन करने वाला हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग अनकम्पेंसेटेड लाइन द लिमिट टू द लाइन लोडिंग ऑफ द गवर्नर बाय स्टेबिलिटी लिमिट। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। फॉर अ लॉन्ग अनकम्पेंसेटेड लाइन the limit to the line loading is the governed by line loading की लिमिट कितनी होती है अनकम्पेंसेटेड लाइन में, तो स्टेबिलिटी की जितनी लिमिट होती है इतनी ही लिमिट होती है अनकम्पेंसेटेड लाइन की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन इज यूज। सीरीज कैपेसिटिव compensation is extra transmission line used. Series कैपेसिटिव कंपेंसेशन एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज किया जाता है? क्यों यूज किया जाता है? इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जो EHV लाइन होती है इसकी जो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जीटीयू की एग्जाम के लिए। वीडियो आप अंत तक देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The main consideration for the higher and higher operating voltage of the transmission is to the main consideration of the higher and higher operating voltage transmission line to increase the power transmission capability. वोल्टेज को हायर एंड हायर इसलिए करते हैं क्योंकि इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम का जो भी वोल्टेज होता है इसको इंक्रीज करते हैं। जितना आप वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे इतने ही आपको कम डायमीटर का कंडक्टर चाहिए। इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज होते हैं इसको ज़्यादातर रखा जाता है। आपने देखा ही होगा 230 kV होता है, 765 kV होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज इतना लॉसेस कम होने वाला है, इसलिए। और डायमीटर भी कम है तो उसको इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द इटरेशन कांस्टेंट एच ऑफ द मशीन 200 MVA is a 2 per unit. Its value of the corresponding the 400 MVA will be. तो इटरेशन कितने होते हैं? 2। इसके लिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। मैथमेटिकल है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि जो आपकी जीटीयू की एग्जाम होने वाली है इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन कम होने वाले हैं। क्योंकि आज जो एनर्जी ऑडिट का पेपर था इनमें भी 3 ही क्वेश्चन आए थे एनर्जी ऑडिट के एग्जाम में मैथमेटिकल, इसलिए मैथमेटिकल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। Bulk power transmission over the long HVDC line are performed on the account
long bulk power transmission over the long HVDC line is performed in account the no harmonic problem. HVDC लाइन में हार्मोनिक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए बल्क पावर ट्रांसमिशन किया जाता है HVDC में। HVDC का फुल फॉर्म है हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिव इम्प्रूव। पावर सिस्टम की जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंगल पोल स्विच ऑफ द सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है तो सिंगल पोल स्विच ऑफ द सर्किट ब्रेकर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी डिवाइस आप यूज कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है। द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ऑफ द फॉल्ट इज अ पावर सिस्टम रिलेटेड टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। जो भी क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम होता है फॉल्ट का, उसको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहा जाता है। नॉर्मल में होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इम्प्रूव। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है पावर सिस्टम की तो यूजिंग द ड्यूल सर्किट ब्रेकर लाइन इंस्टेड ऑफ द सिंगल सर्किट लाइन। आपको पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको लाइन में सिंगल या डबल सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा विथ सिंगल लाइन और तो सिंगल टू डबल लाइन आपको कैपेसिटर को नहीं, सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका आप यूज़ करोगे तो आपकी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन आर क्लासिफाइड शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग डिपेंड ऑन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेंथ ऑफ द लाइन एंड चार्जिंग करंट ऑन द लोड करंट। लेंथ की लाइन की लेंथ कितनी है और चार्जिंग करंट और लोड करंट कितना है और चार्जिंग करंट कितना है, दोनों के क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन को क्लासीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन द पावर ट्रांसमिशन लाइन ग्राउंडिंग इज जनरली डन सप्लाई एंड। जो ग्राउंडिंग होता है वो सप्लाई के एंड पर इसको ग्राउंड किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि आपको पूरी पावर सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, आपको ग्राउंडिंग का इस्तेमाल कब कहाँ पर आएगा वो बताने वाला हूँ। आप जब ट्रांसमिशन करते हो, जब डिस्ट्रीब्यूशन पर जाओगे सप्लाई के एंड पर, जब हमारा 11 kV टू 230 वोल्टेज का जो सबस्टेशन होता है हमारे घर के नज़दीक, इसके जो न्यूट्रल होते हैं RYB होता है और न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है क्योंकि पूरी सिस्टम ग्राउंड ही है। पूरे के पूरे सप्लाई वोल्टेज को मेंटेन रखना है, अर्थिंग को मेंटेन रखना है, करंट को मेंटेन रखना है, लोड को मेंटेन रखना है, इसलिए सप्लाई के एंड पर ग्राउंड किया जाता है जनरली। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना। 21 क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा होने वाला, वीडियो आप देखना क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। A series compensated transmission line is better the transient stability. Series compensated transmission line is better the transient stability better होती है series compensated transmission line में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Earthing of the power transmission line is necessary to provide the protection against the electric shock. अर्थिंग जो हम इंस्टॉल करते हैं, रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्शियल हो, हम इलेक्ट्रिकल शॉक के प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग को इंस्टॉल करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चन है। रिएक्टिव पावर कैन बी इंजेक्टेड इनटू ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग। रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन में कैसे इंजेक्ट करते हैं? एनी ऑफ दिस, कोई भी डिवाइस से आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हो। सीरीज कैपेसिटर से, शंट कैपेसिटर एंड रिएक्टर से और सिंक्रोनस कैपेसिटर, तीनों के तीनों डिवाइस से आप रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट कर सकते हो और लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
24 देखते हैं, EHV cable are filled with the thin oil under the pressure, prevent the formation of the void. EHV cable are filled with thin oil under the pressure to prevent the formation of the void. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखने वाले, शंट कंपेंसेशन EHV लाइन रिस्टोर इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल।